वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। तो साइंस का जादूगर चैनल पे आपको अभी तक सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिल रही थी, जो कि केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए थी। लेकिन आज से मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड का कंटेंट, यानी कि यूपी बोर्ड का हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं अपने चैनल साइंस का जादूगर पे। तो साइंस का जादूगर चैनल पे आपको आज से हिंदी मीडियम के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस चारों के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न हैं वो आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। और पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू मिलेगा, आपको नोट्स भी यहीं से मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं दिव्यांश सैनी, मैं आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा चैनल पे। तो आज से हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। कुछ उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। तो जैसा कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। मनुष्य के शरीर के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने खाने को खाया, उसके बाद क्या होगा, आपका जो खाना है वो किस में टूटने वाला है, ग्लूकोज में। आपके शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। उस ऊर्जा को आप क्या करेंगे, उस ऊर्जा को आप इस्तेमाल में लेंगे, फिर दोबारा से आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो फिर दोबारा से आप खाने को खाएंगे। यानी कि ये जो पूरी अभिक्रिया हुई, इसी को मैं अभिक्रिया बोल सकता हूं। यही क्या चीज है, अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं बच्चों। दूसरा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगती है। मान लीजिए आपने क्या किया, किसी लोहे को या किसी लोहे के टुकड़े को आपने बाहर रख दिया खुले में। तो खुले में आपको मालूम है आपके वातावरण में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सभी की सभी क्या करेंगे, जो लोहा है उससे क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके लोहे पर एक परत चढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जंग बोलते हैं, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, अभिक्रिया का ही ये भी उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है बच्चों दही का जमना। यानी कि दही कैसे जमता है, ओके। दही का जमना भी एक अभिक्रिया ही है, लेकिन अभिक्रिया भी दो तरीके की होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है भौतिक अभिक्रिया, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का मतलब है हम परिवर्तन के बाद हमको ऐसा पदार्थ मिलेगा जिसको हम दोबारा से उलट नहीं सकते, ठीक है। जबकि आते हैं भौतिक परिवर्तन पे। भौतिक परिवर्तन है कि हम उस अभिक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण दूं। भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि आपने कागज को लिया, ओके, आपने कागज को फाड़ दिया, लेकिन कागज का गुणधर्म बदला क्या, कागज को फाड़ने के बाद कागज का पदार्थ बदला, नहीं बदला। यानी कि ये जो परिवर्तन होगा ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे कि आपने कागज को ही जला दिया। कागज को जलाने के बाद में आपको कागज दोबारा से नहीं मिलने वाला। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो कि एक बार होने पे दोबारा से आप वहां पे नहीं आ सकते, उसको मैं बोलूंगा रासायनिक अभिक्रिया, ओके बच्चों। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है, इसका उदाहरण भी आ जाता है। तो आइए बच्चों सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का हाँ तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मैं आपको बताता हूं और फिर इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिनका गुणधर्म समान होता है
या अलग भी हो सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि आपके पास दो पदार्थ थे, दो पदार्थों को आपने मिला दिया, आपको तीसरा पदार्थ मिला जिसका गुणधर्म अलग हो सकता है, जिसका गुणधर्म जो है अलग भी हो सकता है या जिसका गुणधर्म दोनों से समान भी हो सकता है। ऐसी अभिक्रिया को मैं बोलूंगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका एक उदाहरण। इसका उदाहरण है जब मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया। ओके, यानी कि मैंने हाइड्रोजन क्या चीज है, गैस है, ऑक्सीजन क्या चीज है, गैस है, दोनों को जब मैंने अभिक्रिया कराई तो अभिक्रिया के बाद में मुझे क्या मिलेगा, जल मिलेगा। यानी कि ये दो पदार्थ थे, दोनों को मैंने अभिक्रिया कराई, दोनों को अभिक्रिया कराने के बाद में जल की प्राप्ति हुई, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और बच्चों इसकी कुछ और भी गुणधर्म है। इसका गुणधर्म है रासायनिक परिवर्तन को किसी भी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता। यानी कि आपने एक रासायनिक अभिक्रिया कर दी, इसको आप दोबारा से बदल नहीं सकते। या फिर लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे भी हैं जिनको आप बदल सकते हैं, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन ऐसे हैं जिनको आप उल्टा नहीं कर सकते। तो बच्चों लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, उसको आप कैसे करके पहचानोगे? तो पहचानने के भी कुछ लक्षण हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं। यानी कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई? अवस्था में परिवर्तन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थे, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और जल बना दिया, और जल की अवस्था गैस से होती है अलग। यानी कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे अभिक्रिया हो गई है और यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया है। दूसरा वाला है रंग में बदलाव। रंग में कैसे करके बदलाव हुआ? आपने कोई अभिक्रिया को किया और उसका रंग परिवर्तित हो गया तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। किसी गैस का उत्सर्जन, यानी कि आप दो पदार्थ आपने लिए, उन दोनों की जब आपने अभिक्रिया कराई तो आपको गैस की प्राप्ति हुई, यानी कि गैस का उत्सर्जन हुआ, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। या आप मान सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। चौथा है ताप में परिवर्तन या ताप में बदलाव। यानी कि ताप यानी कि टेम्परेचर, यानी कि ताप या तो ज्यादा हो सकता है किसी भी अभिक्रिया का, या ताप किसी भी अभिक्रिया का कम भी हो सकता है। यानी कि ताप बदल भी सकता है, ताप कम भी हो सकता है। तो आप वहां कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है। आगे देखते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ओके, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनने वाला, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया वाला उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कागज का फटना या फिर मोमबत्ती का पिघलना या फिर बर्फ का पानी बदलना। बर्फ का पानी जब बनेगा तो वहां पे उसका कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि यहाँ पे अवस्था भी बदलेगी, यहाँ पे पदार्थ भी बदलेगा और रासायनिक अभिक्रिया भी होगी। जैसे कि बच्चों मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके पास कार्बन था, आपके पास कार्बन यानी कि कोयला, कोयले को जब आपने जला दिया, ओके, आपने अभी ठंड पड़ रही है तो घर में क्या होता है, कोयले को जलाते हैं, तो क्या वो जला हुआ कोयला जलने के बाद भी आप उसको कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यानी कि आपने एक बार कोयले को जला दिया, जलने के बाद वो दोबारा से उसी अवस्था में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहूंगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों आगे, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको मैं क्या बोलूंगा? अभिकारक बोलूंगा। उत्पाद क्या होता है बच्चों? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी कि जब आपने दो पदार्थ लिए, उनकी आपने अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया करने के बाद आपको एक उत्पाद मिलेगा, उसको मैं बोलूंगा
उत्पाद, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे उसको प्रोडक्ट। आपको एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। बच्चों आपको मालूम है मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, ओके, यानी कि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम धातु को जब मैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराऊंगा तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक हैं। जब आपने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराई या अभिक्रिया करने के बाद में जो आपको उत्पाद मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा एक तीर बना हुआ है, तीर के दो तरफ हैं, ओके। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अगला आते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण यानी कि आपको एक कोई भी समीकरण दे दिया, फिर आपने क्या करना है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया करके एक आपको समीकरण बनाना है, एक आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। उसी को मैं क्या बोलता हूं, रासायनिक समीकरण बोलता हूं। मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूं बच्चों। इसकी परिभाषा क्या है, रासायनिक समीकरण में किसी भी अभिक्रिया को सरल चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण होता है उसको मैं सरल चिन्हों द्वारा दिखाता हूं, यानी कि चिन्ह। मैंने यहाँ पे चिन्ह की बात की है, जैसे कि मैग्नीशियम का चिन्ह क्या होता है, Mg। आपको ये याद करने पड़ेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक PDF डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। मैग्नीशियम होता है Mg, ओके, यानी कि मैग्नीशियम को मैंने चिन्ह द्वारा निरूपित कर दिया, Mg लिख दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन को मैंने चिन्ह द्वारा निरूपित करके O2 लिख दिया। तो इसी तरीके से जब मैं इसको चिन्ह बनाऊंगा तो उसी को मैं बोलूंगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना और समझना आसान हो जाता है, इसीलिए मैं रासायनिक समीकरणों का इस्तेमाल करता हूं, किसका, चिन्हों का। यानी कि अगर मैं किसी भी समीकरण को चिन्ह द्वारा निरूपित कर दूंगा तो मुझे पढ़ने में आसानी होने वाली है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को चिन्हों द्वारा निरूपित करते हैं, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपके लिए उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, MgO। MgO को बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने चिन्ह द्वारा बता दिया MgO, तो ये चिन्ह आ गया। इसी तरीके से हम और भी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण से हम बता सकते हैं, उनको चिन्हों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको और भी इसके बारे में उदाहरण बताऊंगा। अब बच्चों समझते हैं अपना अगला टॉपिक, संतुलित समीकरण। संतुलित, आपको मालूम है संतुलित का मतलब क्या है, संतुलित यानी कि एक संतुलन में रहना, ओके। संतुलन, आप संतुलित हैं यानी कि आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद आपको स्टेबिलिटी यानी कि आप संतुलित हो जाते हैं। तो संतुलन होना क्यों आवश्यक है, इसकी परिभाषा जानते हैं बच्चों। संतुलित का मतलब है जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं ओर तथा दाईं ओर कैसी हो जाती है, समान हो जाती है। यानी कि जब हर तत्व, कोई भी तत्व है, उसकी तीर की बाईं ओर और तीर की दाईं ओर जो परमाणुओं की संख्या है वो अगर समान हो जाती है तो ऐसे समीकरण को मैं संतुलित समीकरण बोलूंगा, ओके। यानी कि तीर की दाएं ओर जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु तीर के बाएं ओर होने चाहिए, ऐसे समीकरण को मैं संतुलित समीकरण बोलूंगा, ओके। यानी कि एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी कि एक संतुलित समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसका पालन करता है। लेकिन आपको बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक साइंटिस्ट हुए थे, एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने बताया कि तीर के दाईं तथा बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए और किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो है
किसी भी अभिक्रिया के दौरान परमाणु कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए। यानी कि अगर इधर 30 ग्राम है तो तीर के बाईं ओर या दाईं ओर भी 30 ग्राम ही होना चाहिए। तो मैं आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम का जो परिभाषा है वो मैं आपको बताता हूं। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही उसका संहार किया जा सकता। यानी कि ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना ही हम अपनी मर्जी से द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि 9वीं कक्षा में आपको पढ़ने के लिए जरूर आया होगा। तो बच्चों संतुलित समीकरण आप समझ गए होंगे। संतुलित समीकरण को मैं आपको एक और उदाहरण देके उसको मैं आपको बताता हूं। तो संतुलित समीकरण, अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं संतुलित समीकरण का। इस संतुलित समीकरण है क्या, हमने देख लिया कि परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं ओर दाईं ओर बराबर होती है, लेकिन बराबर कैसे होती है उसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आप ध्यान रखें। जिंक को, यानी कि जिंक को जो चिन्ह है, जिंक का जो चिन्ह है वो क्या है, Zn। ये आप याद करके रखें, समझ के रखें। जिंक का जो चिन्ह है वो है Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो चिन्ह है वो है H2SO4। ओके, जिंक का चिन्ह हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का चिन्ह हो गया H2SO4। जिंक की अभिक्रिया मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर मुझे किसकी प्राप्ति होगी, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि जिंक के सल्फेट की और हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी। जिंक का सल्फेट, मैंने बोल दिया जिंक सल्फेट, तो जिंक होता है Zn, सल्फेट होता है SO4, यानी कि मिला के दोनों क्या हो जाएंगे, ZnSO4, जिसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। और मुझे हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। हाइड्रोजन गैस का जो चिन्ह होता है बच्चों वो क्या होता है, H2, यानी कि जब मैंने जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया तो अभिक्रिया के बाद में क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ओके, अब देखते हैं इस उदाहरण को कि इस उदाहरण में जो तत्व हैं और जो LHS की तरफ है और जो RHS की तरफ है, क्या उनके परमाणु दोनों बराबर हैं। अगर बराबर होंगे तो ये अभिक्रिया संतुलित है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। ओके, तो तत्व हैं आपके लिए Zn, H, सल्फर और ऑक्सीजन। ये 4 आपके तत्व हैं। जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, फिर है LHS में परमाणुओं की संख्या, यानी कि LHS की तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी कितनी है। तो आप वहां से देख सकते हैं Zn कितना है बच्चों, 1 है। हाइड्रोजन H2 है बच्चों LHS की तरफ, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सल्फर कितने हैं बच्चों, 1 है, तो सल्फर हो जाएगा 1। और ऑक्सीजन बच्चों SO4, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ये तो हो जाएगा LHS की तरफ। अब हम बच्चों बात करते हैं RHS की तरफ। RHS में क्या है, जो जिंक है वो कितना है, 1 है। जो हाइड्रोजन है वो भी कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यानी कि LHS के परमाणुओं की संख्या और RHS के परमाणुओं की संख्या, दोनों की संख्या जो है आप देख पा रहे हैं बराबर है। यानी कि ये जो समीकरण मैंने आपको बताया, ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। संतुलित का मतलब है LHS के परमाणुओं की संख्या बराबर RHS के परमाणुओं की संख्या, दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये पहले से अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है। लेकिन आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है कि इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, यानी कि आपको कोई भी अभिक्रिया दे रखी होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। यानी कि वो अभिक्रिया पहले से संतुलित नहीं होने वाली, तो आपको उसे संतुलित करना पड़ेगा। तो आप उसको कैसे करके संतुलित करेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित मतलब अब जो समीकरण है, जो इक्वेशन है वो संतुलन में नहीं है।
तो देखते हैं असंतुलित का मतलब जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं तथा दाईं ओर समान नहीं होती, यानी कि जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या LHS में और RHS में बराबर नहीं होने वाली, तो हम ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि ऐसे समीकरण को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? असंतुलित समीकरण बोलूंगा। तो आपको मालूम है अगर हमारा समीकरण असंतुलित है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है, जो हमारा बोर्ड का पेपर है, उसमें यही आता है कि बच्चों इस समीकरण को आप संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी जो हमें अभिक्रिया दे रखी है क्या वो संतुलित है या वो संतुलित नहीं है। अगर वह संतुलित है तो आपको संतुलन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो संतुलित नहीं है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखते हैं एक और उदाहरण, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया होगा। एक उदाहरण है Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। अब बच्चों ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। Fe जो है वो किसका चिन्ह है? मैंने आपको चिन्ह की बात की थी सबसे पहले। जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उनको हम निरूपित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? चिन्ह का। Fe जो चिन्ह है वो किसका है बच्चों? आयरन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि Fe जो चिन्ह है वो किसका है? लोहे का। और H2O के बारे में आपको पता ही होगा, H2O है बच्चों जल। यानी कि जब मैंने लोहे की अभिक्रिया किससे करा दी? जल से करा दी। ओके, लोहे की अभिक्रिया जब मैं किससे कराऊंगा? जल से कराऊंगा, तो ये दोनों लोहा और जल ये दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक। बच्चों इसको बात को ध्यान रखना, लोहा और जल दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक हो जाएंगे। जब लोहे को आपने जल से अभिक्रिया कराई तो आपको अभिक्रिया के बाद उत्पाद मिलेगा। उत्पाद क्या है? Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड। ओके, यानी कि आपको आयरन की ऑक्साइड मिलेगी और H2 गैस आपको बाहर मिलेगी। यानी कि H2 है वो क्या चीज है? गैस है। Fe3O4 एक क्या है? पदार्थ है। यानी कि Fe3O4 और H2 ये दोनों क्या है? उत्पाद हैं। तो ये समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम देखते हैं, क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या ये समीकरण संतुलित है या ये समीकरण असंतुलित है? तो आइए बच्चों देखते हैं तत्व कौन कौन से हैं इसमें तत्व हैं Fe यानी कि लोहा, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। ये तीन इसमें तत्व हैं। LHS के परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों? LHS में जो Fe यानी कि जो लोहा है, जो आयरन है, वो कितना है? 1। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2। ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 1। LHS की तरफ जो है Fe है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। इसी तरीके से हम RHS की तरफ आते हैं तो बच्चों, तो जो RHS में Fe है यानी कि जो आयरन है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। ओके, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि LHS में जो संख्या दे रखी है 1 2 1 और जो RHS में संख्या दे रखी है 3 2 4, क्या वह दोनों संतुलित हैं? वो दोनों संतुलित नहीं है। यानी कि ये जो समीकरण है ये कैसा है? असंतुलित है। अगर ये समीकरण असंतुलित है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं? इनको संतुलित करने के लिए इनका हम गुणा करते हैं। मान लीजिए कि Fe है। ओके, Fe की तरफ जो LHS पे 1 है और RHS की तरफ 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 का गुणा किधर कर दें? LHS पे कर दें। इसी तरीके से हम गुणा करके दोनों को संतुलित में लाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो अभिक्रिया है वो है Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो RHS की तरफ है वहां पे जो Fe है, जो लोहा है, जो आयरन है, वो कितने हैं? 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा? LHS की तरफ 3 का गुणा करना पड़ेगा। ओके बच्चों, यानी कि आपने 3 का जैसे ही गुणा किया LHS में तो Fe LHS पे कितने हो गए? 3। RHS पे Fe कितने हो गए? 3। तो इसी तरीके से आपके जो Fe था वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब बच्चों हम संतुलित करते हैं किसको? ऑक्सीजन को। तो जैसा कि आपको पता है LHS की तरफ जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं? 1 है, जबकि RHS की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
LHS की तरफ ऑक्सीजन वाले H2O को 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि H2O से पहले आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों LHS की तरफ आपके पास जो ऑक्सीजन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। RHS की तरफ आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, यानी कि आपने जब Fe को 3 से गुणा किया और H2O को 4 से गुणा किया तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपका जो लोहा था, जो आयरन था वो भी संतुलित हो गया और जो ऑक्सीजन था वो भी क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों जो है LHS और RHS की तरफ कैसे हो गए, संतुलित हो गए, यानी कि संतुलन में आ गए, यानी कि कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये जो समीकरण होगा ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी कि LHS की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी RHS की तरफ परमाणुओं की संख्या के, यानी कि RHS की तरफ जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3, 8, 4, Fe की 3, हाइड्रोजन की 8, ऑक्सीजन की 4। इसी तरीके से RHS की तरफ भी Fe की 3, हाइड्रोजन की 8, ऑक्सीजन की 4। तो इस तरीके से ये जो समीकरण होगा ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और आपको ये जो संतुलित करा हुआ समीकरण है वो आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलने वाला है 3Fe, यानी कि Fe में 3 का गुणा प्लस 4H2O, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि Fe3O4 ऐसे ही रहेगा लेकिन H2 में 4 का गुणा कर देंगे तो आपको ऐसा समीकरण मिलेगा। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने जाना समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, असंतुलित क्या होता है, असंतुलित को हम कैसे करके संतुलित करेंगे। तो बच्चों जो आज हमने सीखा संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और ये जो बचा हुआ चैप्टर है इसको मैं आपको अगले वाली वीडियो में लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहें।